जो लड़कियां होती हैं उनके लिए ये माना जाता है कि फौज की ट्रेनिंग ही बहुत कठिन है। कितनी कठिन होती है ये फौज की ट्रेनिंग और कैसे पूरी की आपने? ट्रेनिंग हमारी 6 महीने की थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी कोहनियों और घुटनों पे खाल नहीं थी। जो शाकाहारी है, वेजिटेरियंस, उनके लिए फौज कठिन है। फौज में हर किसी के लिए अलग अलग राशन का प्रावधान है। अगर आप किसी धर्म विशेष से हैं, उनके लिए भी अलग भोजन का प्रावधान होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है आर्मी मार्चेस ऑन इट्स बेलीज। जब कारगिल वॉर पे आपको भेजा गया, क्या कहा मम्मी ने आपसे? या तो रोटी गोल बना लो या जीवन के गोल रख लो। अब आप एक सिविलियन के रूप में रह रहे हैं, तो क्या अंतर पाते हैं? आप हमें फौज से निकाल सकते हैं, लेकिन आप हमारे अंदर से फौजी नहीं निकाल सकते हैं। क्या आप देखती हैं कि अभी तक भारत में थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष महिला नहीं? मित्रों, द फर्स्ट टॉक में आपका स्वागत है। हम आपको उन मेहमानों से मिलवाते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ अचीव किया हो। ऐसे ही एक अचीवर है हमारे साथ कर्नल हिमांशी सिंह। 24 साल सेना को देने के बाद, अब सेवानिवृत्ति के बाद आप शांत नहीं हैं। अभी भी बहुत सारे सामाजिक कार्यों में, बहुत सारे वो जो महिलाओं को, बच्चों को सेना में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन टॉक शो में, उन सेमिनार्स में अपना समय दे रहे हैं। और हम आज जानना चाहेंगे कि आखिर सेना की नौकरी, सेना का गौरवपूर्ण जो जीवन है, वो महिलाओं के लिए कैसा है। हिमांशी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार संजीव जी। द फर्स्ट टॉक में बुलाने के लिए आपका हृदय से आभार। और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि जब ये पॉडकास्ट लोग सुनेंगे तो न सिर्फ महिलाएं, बच्चे, बल्कि बहुत सारे जो फादर्स हैं वो भी बहुत प्रोत्साहित होंगे अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बहनों के लिए ये गौरवपूर्ण जीवन चुनने के लिए, जिस पे न सिर्फ उनको नाज हो बल्कि उनकी बेटियों को पूरा भारत अपनी बेटी कहे। अब आप समझ गए होंगे कि हिमांशी जी के क्या विचार हैं और आपको कितना ओजपूर्ण पॉडकास्ट सुनने के लिए मिलेगा। मैडम, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका स्कूल से लेके फौज तक का क्या सफर है? संजीव जी, मैं सैनिक की बेटी हूँ। तो हर 2 साल में हम एक जगह से नई जगह चले जाते थे। तो पूरा भारत हमने अपने आप में समाहित किया है जब हम पढ़ रहे थे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में, प्रांत में जब आप रहते हैं तो आपको पूरा भारत न सिर्फ देखने को मिलता है, बल्कि वहाँ की सांस्कृतिक ऊर्जा, वहाँ का खान पान, हर चीज़ से आप जब बड़े होते हैं तो आपका एक अलग जुड़ाव हो जाता है। और कहीं ना कहीं वही शायद उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं फ़ौज में आऊँ और भारत को सिर्फ एक देश के रूप में, भौगोलिक क्षेत्र की जगह से ना देख के, जो अलग अलग जगह पे ओजस्वी जो लोग हुए हैं उनके विचारों से प्रभावित होके मैं अपने जीवन में उसको समाहित कर पाऊँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। कॉलेज में जब मैं थी तो मेरे दादी चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ, क्योंकि यही तब की रीत थी कि लड़कियां पढ़ाई इसलिए जाती थी कि आपको शादी के लिए अच्छा घर मिल जाए। लेकिन मेरी माँ ने एक चीज़ बताई थी कि या तो रोटी गोल बना लो या जीवन के गोल रख लो। तो मैंने जीवन के गोल चुने हैं। रोटी बनाने के लिए शायद मुझे लगता है कि आपकी, क्योंकि जिम्मेदारी एक मानी जाती है सामाजिक तौर पे, तो आप किसी को एम्प्लॉय भी कर सकते हो। लेकिन अगर लाइफ के आपके गोल क्लियर हैं तो आपको उनके पीछे जाना चाहिए, क्योंकि बचपन से हम ड्रीम देखते हैं और वो ड्रीम आपको पूरे करने चाहिए। आपकी आत्मा की एक जर्नी है, वो जर्नी तभी पूरी होती है जब आप लक्ष्य पे पहुंचते हैं। तो मम्मी की बात मान के हिमांशी जी ने रोटी गोल बनाने के बदले अपने जीवन में देश की रक्षा का गोल रखा और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। मैडम, बड़ी कठिन ट्रेनिंग होती है। सामान्य तौर पे जो लड़कियां होती हैं उनके लिए ये माना जाता है कि फौज की ट्रेनिंग ही बहुत कठिन है। पहाड़ों पर चढ़ना, मीलों दौड़ना, अपना पसीना बहाना, तो कितनी कठिन होती है ये फौज की ट्रेनिंग और कैसे पूरी की आपने? ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है, क्योंकि आप जेंटलमैन कैडेट्स के साथ ट्रेन होते हैं। आपके लिए कोई ऐसी छूट नहीं होती है जिसको आप ये कहेंगे कि आप लड़की हो तो ये छूट है।
ऐसा नहीं है। और हम जब शुरू में फ़ौज में आए थे तो ट्रेनिंग हमारी 6 महीने की थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरी कोहनियों और घुटनों पे खाल नहीं थी। क्योंकि वो इतना आपको मेंटली क्योंकि प्रिपेयर करना है तो आपका फ़िज़िकल एंड्योरेंस भी बढ़ाना है। और फ़िज़िकल एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए आपको वो शारीरिक जो कष्ट हैं, वो जो आपकी लिमिट पुश करते हैं, उनसे गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले आपको जब सुबह पीटी में दौड़ाया जाता है, फिर आपने धीरे-धीरे अपनी राइफ़ल लेके दौड़ना होता है। फिर आपने 25 किलोमीटर का रेस बैक अपनी पीठ पे जो सामान है, वो लेके करना होता है, साथ में आपकी राइफ़ल भी होती है। तो आप देखिए, आप कॉलेज में पढ़ने वाले एक नाज़ुक से बच्चे हैं, वहाँ से 25 किलोमीटर की रेस बैक तक और अपने लिए खद जो डिचेज़ हैं, वो खुद खोल के अपने बंकर बनाने हैं। उस तरह की चीज़ों की जो ट्रेनिंग होती है, वो आपको फ़िज़िकली, मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। जो ट्रेनिंग का एक-एक मिनट है, वो उसी दिशा में होता है कि जब आप अपने जो सितारे आप चमका रहे होते हैं ना पीतल के, जब वो आप पहन के बाहर निकलें, तो आप उसके लायक हो पाएँ और पूरी ट्रेनिंग उसी तरीके से की जाती है। कभी आपको ऐसा लगा कि ये बहुत हो गया, ये अपने काम का तो नहीं है? कहाँ हम फैशन शो में निकलें, कहाँ हम ग्लैमर की दुनिया में हों और कहाँ हम सेना में आ गए? कभी आपको ऐसा लगा कि ये ट्रेनिंग के दौरान अब यार बहुत हो गया, अब घर चलना चाहिए? मेरी व्यक्तिगत ज़िंदगी में ऐसा क्षण ट्रेनिंग के दौरान नहीं आया, लेकिन हाँ, बाद में कई बार लगा था जब आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। लेकिन मैं कॉलेज में थी तो मैं बहुत फ़ैशन शोज़ करती थी क्योंकि वो पॉकेट मनी कमाने का सबसे अच्छा ज़रिया था उस समय और पैसे भी बहुत अच्छे मिलते थे। लेकिन क्योंकि मैं स्वेच्छा से फ़ौज में आई थी और कहीं न कहीं ये जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है और ऐसा करना है कि आपको देख के समाज में एक अलग चेतना आए कि लोग वैसा करना चाहें। तो ये एक जज़्बा था जिसने मुझे हमेशा कहते हैं कि गेट गोइंग रखा और बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही। कष्ट था, नो डाउट, सोने को नहीं मिलता था, खाने को भी नहीं मिलता था क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि आपको जितना पुश कर सकें, आपकी लिमिट्स चेक कर सकें, आप में जितना एंड्योरेंस बढ़ा सकें, वो करते हैं। लेकिन अ, क्योंकि बहुत ट्रेनिंग के दौरान आप सब साथ में होते हैं, वो टीम वर्क की भावना होती है, एक-दूसरे को देख के जज़्बा होता है आप में कि अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकती हूँ। वो फिर दूसरा साथ में जेंटलमैन कैडेट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप कहीं वो भी एक दिल में होता है कि यार इनसे कमज़ोर नहीं हो सकते हम क्योंकि आप वो पैट्रियार्कल सोसाइटी को चैलेंज करने के लिए ही तो आए थे। उसी चीज़ को तोड़ने उन्हीं धारणाओं को तोड़ने के लिए आप आए थे। तो आप में ये जज़्बा रहता है कि यार इनकी बराबरी तो नहीं, लेकिन इनसे आगे निकलने की कोशिश करनी है। तो ट्रेनिंग के दौरान कभी ऐसे क्षण नहीं आए, लेकिन हाँ, बहुत बार फ़िज़िकली आप टूटते हैं, आप मेंटली टूटते हैं, आप इमोशनली टूटते हैं, लेकिन अगली सुबह आप फिर तैयार हो जाते हैं, उसी सेम चीज़ को करने के लिए। ये बताइए कि ट्रेनिंग के दौरान कभी वो जो चारों तरफ पुरुष सैनिक होते हैं, उन्होंने आपको कहा कि यार तुम ना कर पाओगी? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, वो सख्त बहुत होते थे। जैसे सबको पता था कि मैं फ़ैशन की दुनिया से फ़ौज में आई थी। तो मुझे हमेशा बोलते थे कि ये कैट वॉक नहीं है, अब तुमको लेपर्ड वॉक करनी है, अब तुमको क्रॉल करना है। तो उस तरह के वो ताने भी दिए जाते हैं ताकि आप मेंटली इतने रोबस्ट हो जाएँ कि आपको बाकी कष्ट कहीं पे भी अफ़ेक्ट ना करें। और सबसे अच्छी बात होती है कि जो आपके उस्ताद होते हैं, वो सारे जेंटलमैन होते हैं। आपके एनसीओज़ हैं, आपके जेसीओज़ हैं या आपके ऑफ़िसर हैं। हमारे समय में सब पुरुष थे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि दिमाग में उनके ये रहता था कि हाँ, ये लड़कियाँ हैं। क्योंकि हम आए मेरा देखिए जब मैं अकेडमी गई थी तो मेरा 256 नंबर था। तो हम पहले 300 महिलाओं में से थे जो फ़ौज में आ रही थी। तो कहीं न कहीं समाज भी प्रिपेयर हो रहा था, फ़ौज भी प्रिपेयर हो रही थी। और वो भी ये चेक कर रहे थे कि भाई ये टिक पाएँगी कि नहीं, तो हमें उनको गलत साबित करना था कि हम टिक सकते हैं, कितनी भी आप कठिन हमसे ट्रेनिंग कराइए। तो शायद उनके मानकों पे हम खरे उतरे और इसीलिए इतनी लंबी फ़ौज की यात्रा रही। बिल्कुल, भारत में वीरांगनाओं का एक बहुत बड़ा इतिहास है। जब इतिहास में वीरांगनाओं ने युद्ध लड़े हैं, तो आज के भारत में हमारी वीरांगनाएँ जो हिमांशी सिंह जैसे हैं, ये कैसे पीछे हो सकते थे? मैडम, आपने ना सिर्फ़ अपनी ट्रेनिंग पूरी की है, बल्कि मुझे जो जानकारी है 15,000 से ज़्यादा
कैडेट्स को आपने ट्रेन किया है, आपने उनको मोटिवेट किया है, तो एक मोटिवेटर के नाते क्या चैलेंजेस होते हैं जब आप सामने फौजियों को ट्रेन करते हैं या कैडेट्स को ट्रेन करते हैं? मैंने 2 टेन्योर काफ़ी लंबे एनसीसी में काटे, जहाँ मेरा यूथ से बहुत संपर्क रहा, और वो इसलिए भी था क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप अपना जीवन तब तक सफल नहीं कर सकते जब आपसे आपकी जो देश का युवा है वो प्रेरणा ना ले। और इसलिए ज़रूरी था कि ये यूथ को ट्रेन किया जाए, क्योंकि हमारी फसल तो कट चुकी है, लेकिन जो आने वाली फसल है उसमें खाद, पानी ऐसा दिया जाए कि वो फसल वर्ल्ड क्लास हो। तो इसलिए जब आप देखते हैं कि जो यंग बच्चे हैं, हर कोई सिटी से नहीं आता है, बहुत से बच्चे गाँव से आते हैं, स्पेशली एनसीसी में ट्राइबल बच्चे भी होते हैं, क्योंकि आपका फैलाव बहुत होता है। उन बच्चों के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी शायद मुहैया नहीं करा पाते हैं माँ-बाप। तो जब वो आके मेरे जैसे ऑफ़िसर को देखते हैं जिसने वर्दी पहनी हुई है, जब आप उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनको आप समझाते हैं कि जीवन में कुछ भी लक्ष्य आप रखो, उसको आप पा सकते हो और सपने बड़े देखो, और उनको आपने अगर पाना है तो कंसिस्टेंटली आप मेहनत करो और आप वहाँ पहुँच जाओगे। चैलेंजेस आते हैं क्योंकि उस माइंडसेट को तोड़ना, जो अभी तक उनकी वायरिंग है, सोशल वायरिंग है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है जिसने ठान लिया है। मेरे काफ़ी सारे कैडेट्स हैं जो अब एयरफ़ोर्स में ऑफ़िसर हैं, आर्मी में ऑफ़िसर हैं, और कई बार मुझे गर्व महसूस होता है जब मुझे कॉल करते हैं कि मैम हमने ये कर लिया, अचीव कर लिया। और कुछ थे मावलंकर फायरिंग में जो बच्चियाँ हैं, उन्होंने बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए। तो चैलेंजेस इसलिए भी आते हैं क्योंकि सोसाइटी अभी तैयार हो रही है। सोसाइटी वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं। उसको जैसा हम चाहते हैं बनाने के लिए मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी, बच्चों को हमें ही आगे लाना पड़ेगा और उनका हर तरह से सहयोग करना पड़ेगा कि उनके जो चैलेंजेस हैं, उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, उस गैप को ब्रिज करने के लिए हमको कहीं न कहीं अपने बल्लियाँ लगानी होंगी ताकि वो एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुँच सके। मैडम, आज का जो यूथ है, उसने भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन युद्ध तो देखे नहीं है। आज के यूथ को सिर्फ याद है तो कारगिल वॉर, और कारगिल वॉर में भी आपका बड़ा योगदान रहा है। तो क्या था आपका योगदान और क्या अनुभव थे आपके उस समय? संजीव जी, हर पीढ़ी की अपनी चैलेंजेस होते हैं, अपनी चेतना होती है और अपना एक एनवायरनमेंट होता है। जिस समय हम फ़ौज में आए थे तो हमने जब बड़े हो रहे थे, मेरे फ़ादर ने सन 71 की लड़ाई लड़ी थी। तो हमने वो घर में हमेशा एक माहौल देखा था कि वो बहुत खुश होके उन बारे में बात करते थे। जहाँ तक कारगिल की बात है, तो मेरी कमिशनिंग को 1 साल हुआ था और हम सीख रहे थे चीज़ें। मैं 22 साल की थी जब मैं कमीशन हुई थी और 23 साल में हम वहाँ पहुँच गए थे। तो बहुत सारे चैलेंजेस इसलिए भी थे। पहली बात, फ़ौज तैयार नहीं थी और युद्ध में महिलाओं को देखने में बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं, उनका अभाव था और युद्ध में आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए वो एमिनिटीज़ तैयार करके दे। तो आपको अपने लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो ख़यालात हैं, वो खुद क्रिएट करने होते हैं, माहौल खुद क्रिएट करना होता है। लेकिन जब आप रणभूमि में पहुँच गए, उस समय आपका जवान जब आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ देखता है, आपका अनटायरिंग एटीट्यूड देखता है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता देखता है, आपकी काबिलियत देखता है कि आप उस फ़ौलाद से बने हैं जिस पे वो भरोसा कर सकता है, और फ़ौज भरोसे पे चलती है, टीम वर्क पे चलती है। एक जो आप अडॉप्ट कर सको चीज़ों को, उस पे चलती है। तो जब एक ऑफ़िसर में ये लीडरशिप क्वालिटीज़ सारी होती हैं और सबसे बड़ी बात है आप सच्चे हो। ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता है। हमें डर लगा था क्योंकि तब तो फ़ोन भी नहीं थे घरों में। डर लगा था, लेकिन साहस और भय में जो फ़र्क आप ब्रिज कर सकते हो वो ये है कि भय लग रहा है, लेकिन आपको पता है एक लक्ष्य है, एक मिशन है, वो पूरा करना है। और उसके लिए अगर आप जी-जान से जुड़ जाते हो तो आपकी जो टीम है, वो आपको दिल से सैल्यूट करती है, आपको दिल से अपना अफ़सर मानती है, और ये अचीव करने के लिए आपको उनके मानकों पे खरा उतरना होता है। तो शायद मैं वो कर पाई और इसीलिए शायद मेरी यात्रा इतनी लंबी रही। सिर्फ आपकी टीम नहीं, आपके मेंबर्स नहीं, भारत के 140 करोड़ लोगों का जो विश्वास है वो भारतीय फौज के साथ है, और वही हमारी विजय का एक कारण होती है, क्योंकि हम सारे भारतीय इस बात पे विश्वास करते हैं कि हमारी फौज जो है वो हमें सुरक्षित रखे। हिमांशु जी, ये बताइए कि जब कारगिल वॉर पे आपको भेजा गया, उस समय आपके
घर में क्या स्थिति थी जब एक सूचना आती है कि आपके बेटे या बेटी को युद्ध क्षेत्र में जाना है? ठीक है, फौज में आपके पिताजी थे, एक माहौल था, पर फिर भी क्या पोजीशन होती, क्या कहा मम्मी ने आपसे, क्या कहा पापा ने आपसे? उस समय आपकी शादी हो गई थी क्या? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी माँ भी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़ी हुई हैं, उनके फ़ादर को बड़ी जेल हुई थी और उनका बहुत अच्छा नाम है, उनको राजस्थान की सरकार ने ताम्रपत्र भी दिया हुआ है। तो मेरे परिवार में एक माहौल था जो इस चीज़ पे गौरवान्वित महसूस होता है कि उनके बच्चे युद्ध में शामिल हों। मेरी माँ के यस, कुछ मुझे लगता है कि एक चिंता उनकी रही थी कि बेटी अकेली होगी इतने सारे पुरुषों के बीच में, क्योंकि मेरी यूनिट में मैं अकेली महिला थी। लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे इस चीज़ का साहस दिया कि अगर रानी लक्ष्मीबाई कर सकती है, अगर कैप्टन लक्ष्मी सहगल कर सकती है, तो तुम बेटा ऐसा काम करना जिस पे हमें नाज़ हो। और कहीं न कहीं उसी से प्रेरणा और शक्ति मिलती है। जब आपकी माँ साक्षात दुर्गा का रूप हो, माँ भगवती का रूप हो, तो वो चाहेगी उसके बच्चे भी कहीं न कहीं देश के लिए नाम रोशन करें। तो वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत था। हाँ, मम्मी से जो बाकी पड़ोसी मिलने आते थे, बुआ, चाची, वो थोड़ा-सा उनको हतोत्साहित करते थे, लेकिन माँ और मेरे जो पिताजी हैं, उनकी तरफ से हमेशा प्रोत्साहन मिला। बिल्कुल, फौजी की बेटी तो फौज में गई है, ये पिता के लिए बड़े गर्व की बात होती है। एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा क्षण आया 24 वर्षों में, जब आपको लगा कि यार अब ये फौज भारी हो गई, मुझे छोड़ के अब घर जाना चाहिए? फ़ौज कभी भारी नहीं होती है, लेकिन आप क्योंकि उम्र में बड़े होते रहते हैं, आपकी ज़िम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं। देखिए, जैसे आप एक सीनियर रैंक पे पहुँचते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई। यू आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग एंड यू कैन नॉट गेट अवे बाय सेइंग कि यार ये मेरा काम नहीं है। तो आपके जवान की फैमिली से लेके आपके ऑफ़िस के एक छोटे-छोटे काम में जो आपका ऑर्डरली है, उसकी तक ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है और बाकी जो फ़ौज की कार्रवाई है, वो भी है। दूसरा, क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई, कभी उनका स्वास्थ्य ठीक है, नहीं है, आपके सास-ससुर हैं, माँ-बाप हैं, वो भी एज्ड हो रहे हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारियाँ आप पे आती हैं। तो क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और कहीं न कहीं आपका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है, तो बहुत बार ऐसा मन में आता है कि इसको बेटर हैंडल कैसे कर सकते हैं। मैंने जो फ़ौज में सीखा था इतने युद्ध में और जो बाकी चीज़ों के दौरान कि आपको टीम वर्क पे भरोसा करना चाहिए, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कोशिश करती थी कि मेरे पास हमेशा 2-3 ऐसे लोग मैं हायर करके अपने घर में रखूँ, जो मेरे बच्चों का ख़्याल कर पाएँ। जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं व्हिच आर कैन बी डन बाय एनीबॉडी, वो मेरे लिए करें, ताकि मैं मेंटली अपने बच्चों को और अपने काम को बैलेंस कर पाऊँ। वो शायद किया है। भारी क्षण बहुत बार आए, कभी घर से भी कहा जाता था कि ससुराल पक्ष में कई बार कह देते थे कि बहू हो तो ये सब मत करो। लेकिन शायद जो मेरे बहुत सालों की जो वायरिंग मेरे जब मैं बड़ी हो रही थी तब हुई है, उसने मुझे गेट गोइंग रखा है। मैडम, एक फौजी की बेटी और एक फौजी को एक फौजी कहाँ मिल गया? हम लोग ऑपरेशन पराक्रम में साथ में थे, जहाँ पर आपने सुना होगा परवेज़ मुशर्रफ आए थे इंडिया और उन्होंने जाते ही एकदम अटैक कर दिया था। तो उस समय डिग्री कोर्सेज़ और जो भी फ़ौज के कोर्सेज़ थे वो बंद हो गए थे। मैं ऑलरेडी जालंधर में पोस्टेड थी, तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो वहाँ पोस्टेड हुए और हम रात को 2 ढाई बजे तक काम करते थे, काफ़ी समय तक ऐसा था। तो जब आप साथ में काम करते हैं, आपको एक-दूसरे से लगाव होने लग जाता है। तो कहीं वो लगाव बढ़ गया और फिर उन्होंने मेरे फ़ादर्स को चिट्ठी लिखी और उन्होंने मेरा हाथ माँगा, तो फिर इस तरीके से वो, आप चाहें इसे प्रेम विवाह कहें या आप इसे स्वयंवर कहें या पिता की परमिशन कहें, तो इस तरीके से हमारा विवाह संपन्न हुआ। बहुत छोटी-सी लव स्टोरी थी कि इसमें भी कुछ पैच थे? पेच तो बहुत रहते हैं। देखिए, ज़िंदगी ही पेचों से भरी है और इट हैज़ बीन अ गुड जर्नी। हमारी इस शादी को ऑलमोस्ट 23 साल हो गए हैं। तो जर्नी अच्छी थी और जैसा आप कह सकते हैं कि जब आप सेम प्रोफ़ेशन से अपने स्पाउस को चुनते हैं, तो उसमें जो सबसे अच्छी बात होती है कि आप एक-दूसरे के चैलेंजेस को समझते हैं, एक-दूसरे की एडवाइस कर सकते हैं अच्छे से और आपको एक रोज़ समझाना नहीं पड़ता है कि आप क्यों कर रहे हैं अगर कुछ आप कर रहे हैं।
और स्पेशली जैसे फ़ौज का जो प्रोफ़ेशन है, उसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें जो फ़ौजी है वही समझ सकता है कि सच में क्या चैलेंजेस हैं। जब आपको अचानक से कहीं जाना पड़ता है, आपकी कॉल ऑफ ड्यूटी है, आप रात को 2-2 बजे तक ऑफ़िस में काम कर रहे हैं या सुबह अर्ली मॉर्निंग आप ऑफ़िस पहुँच रहे हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है सेम प्रोफ़ेशन से हेल्प तो मिलती है। एक फौजी की बेटी, एक स्वयं फौजी, फौजी की पत्नी, क्या अपने बेटों में भी फौज देखना चाहती है? बिल्कुल, मुझे लगता है देश के लिए हर कोई काम करता है। देखिए, अगर आप पत्रकार हैं, आप सच्ची कहानियाँ लेके आ रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर है, वो चाहता है कि देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जब आपके घर में वो एक माहौल होता है, तो यूजुअली लोग कहते हैं नेपोटिज़्म। मैं कहती हूँ नहीं, देखिए हमारे यहाँ ये था कि सुनार का बेटा अगर सुनार बन रहा है, तो वो बचपन से उस चीज़ की बारीकियाँ सीखता है, जो प्रोफ़ेशन में उसको स्पेशलिस्ट बनाती हैं। अगर मेरे बच्चे इस प्रोफ़ेशन को चुनते हैं, तो कहीं न कहीं उनके अंदर बचपन से, क्योंकि वो कैंटोनमेंट में बड़े हुए हैं, उनके 2 सारे कैंटोनमेंट्स हैं, उन्होंने हमेशा फ़ौज के गौरव को जिया है, तो उनके लिए फ़ौज में आना बड़ा स्वाभाविक है। और अगर वो आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि जिस वर्दी को पहन के मैंने अपने ऊपर गर्व किया, जिस वर्दी को देख के मेरे फ़ादर ने मुझ पे गर्व महसूस किया, वही सेम गर्व मैं अपनी आगे वाली जनरेशन्स को देना चाहती हूँ। क्योंकि जब आप किसी भी सैनिक को देखते हैं ना, आप ये नहीं देखते कि वो सैनिक है, आप देखते हैं कि हमारा बेटा है, हमारा बच्चा है। तो आपका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ उनका दायरा बड़ा हो, उनको लोग जानें, और क्योंकि वो फ़ौजी हैं तो उन पे गर्व भी महसूस करें। हमारे पॉडकास्ट का एक बहुत बड़ा महत्व मतलब ये भी है कि हम बेटियों को, महिलाओं को फौज में कैसे आना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे वो एंट्री ले सकती हैं, कैसे मोटिवेट हो सकती हैं, उस पे आपसे विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं। ये बताइए कि एक लड़की या एक महिला फौज में आना चाहती है, तो सबसे पहले उसको एजुकेशन के समय और फिजिकली क्या तैयारी करनी चाहिए? संजीव जी, देखिए, अगर हम विकसित भारत 2047 का सपना देख रहे हैं, तो वो सपना हम तभी पूरा कर पाएँगे, जब इस देश की 50% आबादी भी उसी मुकाम पे हो, जहाँ पर दूसरी 50% है। इसके लिए कहीं न कहीं हमें ज़रूरत है सामाजिक जो वायरिंग है, उसको तोड़ने की, और उसके लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ़ शिक्षा, आप अच्छे स्कूलों में बच्चे को भेज सकते हैं, लेकिन वैल्यू, निर्भयता, देश के लिए जो आपका मर मिटने का जज़्बा है, वो, और कहीं न कहीं बेटियों में वो आत्मविश्वास और साहस लेके आएँ, जिससे वो कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य हो, उसको सहजता से कर सकें। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। अभी 2 सेलर्स थीं, जो हमारी इंडियन नेवी से हैं, उनको शौर्य चक्र दिया गया है। वो किस लिए दिया गया? क्योंकि वो आपका समुद्र आपका साहस नहीं चेक करता है, वो चेक करता है आपका धैर्य। और उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड जाकर, सिर्फ दो लेडीज ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा किया। तो जब बच्चियां ऐसी ऑफिसर्स को देखती हैं, चाहे वो एयरफोर्स से हो, नेवी से हो, या मेरे प्रोफेशन से हो, प्रोत्साहित होती हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा, आप फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हो। अब तो एनडीए में भी आ रही हैं, बहुत सी बच्चियां सैनिक स्कूलों में भी जाती हैं, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी फौज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी हार्ड स्किल्स हैं। आपने डिग्री ले ली, आपकी हार्ड स्किल है, लेकिन इसके साथ सॉफ्ट स्किल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। फौज में एडेप्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, फौज में धैर्य की बहुत ज़रूरत है, फौज में लीडरशिप क्वालिटीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो जब माँ बाप बच्चियों में शुरू से निर्णय लेने की क्षमता डेवलप करते हैं, उनको एक चैलेंज देते हैं लाइफ में आगे बढ़ने का, उनके लिए कोई लक्ष्य करते हैं, तो समाज में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो बच्चियों से मेरा यही निवेदन है कि आसमान खुला है, आप इतना उड़ो कि आसमान आपके लिए छोटा पड़ जाए। आपने ग्लास सीलिंग्स को नहीं तोड़ना है, आपने नए आसमान में खुल के उड़ना है, और उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। वो मेहनत मैं या संजीव जी या आपके माँ बाप आपके लिए नहीं कर सकते हैं। तो आप जो भी जीवन की चुनौतियां हैं, उनसे निकलना सीखो। मोबाइल का एडिक्शन है, बहुत छोटी सी चीज़ है, या आपकी जो समाज में लोग आपसे कहते हैं ये करिए वो मत करिए,
वो वायरिंग है, जो कंडीशनिंग है, उस मेंटल कंडीशनिंग से बाहर निकलिए और वो करिए जिसपे देश को आप पे गर्व हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अगर कोई बेटी फौज में जाना चाहती है तो उसको फिजिकली क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए और किस एग्जाम में कैसे किन विषयों के साथ वो बैठे कि वो अगली हिमांशी सिंह हो? देखिए, मैं तो आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ, लेकिन फौज में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप देखें तो अग्निवीर में महिलाएं हैं जो अब एनसीओज और जेसीओज के तौर पे आती हैं। तो वो बच्चियां किसी भी फील्ड से हों, वो ली जा सकती हैं। अगर आप साइंस में हैं तो आप बाकी जो फौज के चाहे सपोर्टिंग आर्म्स हों, चाहे आपके लॉजिस्टिक्स हो, सिग्नल्स हो, इंजीनियरिंग्स हो, इनमें जा सकती हैं। तो आपको जहाँ तक है यथासंभव आप साइंस के सब्जेक्ट्स लीजिए, क्योंकि अगर आप गोला बारूद भी हैंडल करते हैं तो आपको साइंस की, केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और आर्मी जो है फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स प्रेफर करती है। तो आपका फर्स्ट क्लास होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक फिजिकल एंड्योरेंस की बात है, फौज आपको ज़ीरो से हीरो बनाती है। आपने कुछ नहीं सीखा है, कोई बात नहीं, आप एक बार एकेडमी पहुंच जाओ, वो आपको इतना तापेंगे कि आप कुंदन बन के निकलेंगे। बेसिक फिजिकल स्टैंडर्ड्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप शुरू में जाते हैं, आपको स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करना है या आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो उसमें अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते हो तो आपके लिए चैलेंज इसलिए होता है क्योंकि एकेडमी की ट्रेनिंग बहुत फास्ट होती है। तो आपको फिजिकली बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं कि आपको चोट लग सकती है क्योंकि आप फिजिकली एक्टिव नहीं थे। तो आप कहीं रेलीगेट ना हो जाएं, या आपकी ट्रेनिंग से आपका थोड़ा ध्यान भटके। तो अगर आप शुरू से फौज में जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप थोड़ा जिम करिए, थोड़ा 5 किलोमीटर दौड़िए, कि बेसिक अगर आपकी जो धरातल है, आपके घर की नींव अगर आपको मजबूत करनी है, तो आपको कुछ तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। कुछ खाने-पीने में भी सलाह देंगी आप हमारी बेटियों को? भारतीय खाना दुनिया का बेस्ट खाना है। आपकी माँ जो आपके आगे थाली लगाती है जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी होती है, इससे बेहतर और पौष्टिक खाना आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और हमारा ये जो खाना है ये वैदिक संस्कृति से आया है। अब तो आप कॉलेजेस में देखिएगा तो ये साइंस पढ़ाई जा रही है कि किस तरीके से आप न्यूट्रिशन पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप भारतीय खाने की पूरी थाली खाते हैं, सुबह आपके सातों दिन जो अलग अलग पकवान बनते हैं, चाहे पोहा हो, पूरी हो, पराठा हो, चाहे आप प्रोटीन किसी सोर्स में ले रहे हैं, वो आप लेते रहें। अगर आप फास्ट फूड की तरफ, जंक फूड की तरफ जाते हैं तो वो आपको एम्प्टी कैलोरीज देता है, उससे आपकी शारीरिक ताकत नहीं बढ़ती है। और डिब्बों में आने वाला वे प्रोटीन या कैराटीन, वो आपको नहीं पता है क्या है। तो डब्बों से ज़्यादा अपनी माँ पे भरोसा करिए, वो आपके लिए ताज़ा शुद्ध खाना जो बना के देती है, नथिंग कैन बीट दैट। एक और बड़ी चर्चा होती है कि जो शाकाहारी है, वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए फौज कठिन है। संजीव जी, फौज किसी के लिए कठिन नहीं है, फौज उसके लिए कठिन है जो चुनौतियों से डरता है। फौज में हर किसी के लिए अलग अलग राशन का प्रावधान है। और ये तो छोड़ दीजिए, अगर आप किसी धर्म विशेष से हैं, उनके लिए भी अलग भोजन का प्रावधान होता है। फौज इतना डिटेल में जाके सोचती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है आर्मी मार्चेस ऑन इट्स बेलीज, यानी कि फौज पेट से चलती है। अगर आप उसके पेट का ख्याल रखेंगे, वो आपकी सीमाओं का ख्याल रखेगा। आपके लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको दूध की मात्रा बढ़ा के दी जाएगी। आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपके लिए मांस की मात्रा होगी। अगर आप एगिटेरियन हैं तो आपके लिए वो भी है। तो फौज बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके अपने एक एक सैनिक का, ना सिर्फ अफसर का, एक एक सैनिक का भोजन का ख्याल तो बहुत बेहतरीन तरीके से रखती है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एक बेटी ने फिजिकली भी ट्रेनिंग की है, अपने आप में पढ़ाई भी कर ली है। अब वो फौज में जाना चाहती है, तो कौन से एग्जाम उसको देना चाहिए ताकि वो फौज में या तो सैनिक बन सके या अफसर बन सके? देखिए, आप एनडीए जा सकते हैं, जिसके लिए अब कुछ दिन में एग्ज़ाम्स होंगे। आप सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं। तो अलग अलग ये आपको डिसाइड करना है कि आप 12वीं के बाद जाना चाहते हैं या आप ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं। मुझे लगता है जितना जल्दी आप जाएंगे उतनी यात्रा आपकी बेहतर होती है, क्योंकि आप उसमें ढल पाते हैं। और कुछ
बहुत अच्छी किताबें होती हैं, जिसे मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ, जो मैंने पढ़ी थी। कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू टाइप की जो मैगज़ीन्स होती हैं, या उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण है, या इस तरह की जो मैगज़ीन्स हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव हैं। और मैं यूट्यूब से ज़्यादा इन चीज़ों पे इसलिए महत्व देती हूँ। देखिए, आप जब वीडियो देखते हैं, वो बहुत समय तक रजिस्टर नहीं होते हैं। लेकिन जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपके जो 5 सेंसेस हैं, वो एंगेज होते हैं, और जो चीज़ आपके 5 सेंसेस से कनेक्ट होती है, वो बहुत लंबे समय तक रहती है, एंड वंस यू राइट, इट गेट एच्ड ऑन योर हार्ट। तो जब आपको मैथ्स भी करना है, आपको साइंस की जानकारी होनी चाहिए, आपको करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने 12वीं के बाद पेपर देना है, आप 10वीं से तैयारी शुरू कीजिए। आप 2 साल ऑलरेडी सबसे अहेड होंगे। मैंने कभी कोचिंग नहीं ली थी, सॉरी, जब मैं अपना ओटीए गई थी, और मुझे नहीं पता था वो एग्ज़ाम कैसे क्लियर होता है। लेकिन क्योंकि मैं फ़ौजी परिवार से थी, तो मैंने देखा था कि नॉर्मल क्या चीज़ें हैं, और मेरे घर में पढ़ने पे बहुत ज़ोर था। मेरे पिताजी बुक्स को बहुत प्रोत्साहित करते थे। तो घर में किताबें भी ऐसी आती थी जिनसे ज्ञानवर्धन हो, सिर्फ़ मनोरंजन ना हो। तो अगर आपका फ़ोकस है कि आपको फ़ौज में आना है, तो आपको अभी से उस तरह की किताबें पढ़नी शुरू करनी चाहिए। कुछ जीवनियाँ ऐसी पढ़नी चाहिए, जो प्रेरणादायक हो। तो मुझे लगता है आपके लिए ईज़ी होगा करना। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसे प्रेरित करेंगी कि बच्चियाँ हमारी फ़ौज में आएँ? सबसे ज़रूरी चीज़ है, उन बच्चियों को लगना चाहिए कि वो फ़ौज में आएँ। इसलिए क्योंकि ये बहुत नोबल प्रोफ़ेशन है, सेफ़ प्रोफ़ेशन है, सिक्योर प्रोफ़ेशन है, और इसमें जब आप कर्तव्य पथ पे देखते हैं, जब वो झाँकियाँ निकलती हैं, आपको नहीं लगता है कि इससे बड़ा संदेश आप दुनिया को दे सकते हैं? इस बार तो आर्मी डे की परेड राजस्थान में, जयपुर में हुई थी, और उन्होंने 9 तारीख को स्पेशली महिलाओं के लिए रखा था, कि ताकि बच्चियाँ आएँ। फ़ौज की तरफ से इस तरह के बहुत से कार्यक्रम किए जाते हैं, ताकि महिलाएँ और बच्चे आगे आएँ। फिर हम जैसे लोग हैं, जैसे मैं लगातार यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाती हूँ, मुझे लगता है यू शुड वॉक द टॉक। आप एक लाइव एग्जाम्पल हो कि जीवन को कितना डिग्निफाइड तरीके से, कितना ग्रेसफुली, और कितनी पावर के साथ, और पावर के साथ सौम्यता के साथ जिया जा सकता है। आर्मी में जब कोई भी फौजी आता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बहादुर होता है, उसके अंदर करुणा भी होती है। दोनों आपको चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर सिर्फ फियर्सनेस है, सिर्फ मेस्कुलाइन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो आप आतंकवादी ही बन सकते हैं। फिर आप सैनिक नहीं बन सकते। लेकिन फौजियों में एम्पैथी होती है, और हमारे भारतीय सैनिकों ने ऐसा दिखाया है कितनी बार, कि पाकिस्तान की जो सेना है, वो अपने फौजियों को छोड़ के चली गई, हमारी फौज ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये जो एक करुणा है, वो हम भारतीय फौजी में हमेशा से है। और अगर उन फौजियों के साथ आप काम कर रही हो, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, और एज अ कलीग, तो आप सोचिए, जो पाकिस्तानियों के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो आप तो उनके अपने देश से हैं, तो आप कितनी सुरक्षित हैं उनके साथ में। और इसलिए मुझे लगता है कि आपको न सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए, बल्कि आपको देश के लिए अगर कुछ करना है, तो इससे बेटर प्रोफेशन नहीं है। हिमांशु जी, ये बताइए कि बेटी तो जाना चाहती है, लेकिन मदर-फादर, मम्मी-पापा, दादा-दादी ये चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन पड़ोस के घर। हमारी बेटी फ़ौज में ना जाए, पड़ोसी वाले की बेटी जाए तो क्या बात है? उनको क्या संदेश है? उन मम्मी-पापा को, उन दादा-दादी को, उन नाना-नानी को? वो दादा-दादी, माता-पिता, उनको अपनी वैल्यूज़ पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपने अपने बच्चे को सही संस्कार दिए हैं, अगर आप अपने बच्चे पे भरोसा करते हो, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। और देखिए, किसी न किसी को राह के कांटे हटाने होंगे, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो उन रास्तों पे चल पाएँ। अगर आप खुद उन अपने बच्चों के लिए वो दहलीज़ बन जाएँगे जो वो पार ना कर पाएँ, तो मुझे लगता है कि आप उनके जीवन में आपका योगदान जो है, वो शायद सही नहीं है। इसलिए उड़ने दो बच्चियों को। बच्चियों को सिर्फ़ आप सितारे मत दिखाओ, उनको ऐसा सितारा बनाओ कि जिससे दुनिया उनको ध्रुव तारा मानकर उस राह पे आगे चलने के लिए प्रेरित हो। और देखिए, ये जो हमारी कल्चरल एक संस्कृति को बढ़ाने की ज़िम्मेदारी हमारे यहाँ महिलाओं ने ली हुई है। संस्कारों की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ महिलाओं ने ली हुई है। तो मुझे लगता है उस संस्कृति में उनको कहीं न कहीं अपने आप में लक्ष्मीबाई का अंश देखना चाहिए।
अपने आप में सावित्रीबाई फुले का अंश देखना चाहिए, अहिल्याबाई होलकर का अंश देखना चाहिए। और कितनी ऐसी वीरांगनाएं रही हैं जिनकी कहानियां हम अपनी बच्चियों को सुना के बड़ा करते हैं। तो जब बच्ची वो बनना चाहती है तो हमें अपने दरवाजे उनके लिए खोल के रखने चाहिए। हिमांशी जी पहली उन महिला कैडेट्स में थी, ऑफिसर्स में थी, जिन्होंने भारतीय फौज को ज्वाइन किया था। तो जब आप भारतीय फौज में पहुंची, जब बहुत सारी चीजें थी जो महिलाओं के लिए थी नहीं, सिर्फ पुरुषों के लिए थी, वो नियम, वो सुविधाएं महिलाओं को मिलती ही नहीं थी, क्योंकि कभी हुआ नहीं। तो हमें ऐसी जानकारी है कि आपने काफी चीजों में बदलाव कराया है फौज में, जैसे कि मैटरनिटी लीव के लिए आपने काफी काम किया है। तो पहले और अब में अगर हमारी कोई बेटी बहन जाना चाहती है, तो कितना फाइट किया आपने और जो आने वाली बेटियों के लिए नए रास्ते बना दिए? संजीव जी, मेरी ऑलमोस्ट 24 साल की सर्विस में मैंने हर यूनिट में एक सेपरेट टॉयलेट बनवाया है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि संवेदना का अभाव था, चेतना का अभाव था। और क्योंकि फौज बनी ही पुरुषों के लिए थी तो मैटरनिटी लीव का तो कोई प्रावधान ही नहीं था। और वैसे भी जब हम शुरू में आए थे तो उन्होंने हमें 5 साल के लिए लिया था। तो उनको लगा था 5 साल में निकल जाएंगी, शायद से ज़्यादातर लोग शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे तो शायद बच्चे नहीं होंगे, जो भी उनकी सोच रही होगी। पॉलिसीज दे आर मेड आफ्टर अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशंस, बट कोई पॉलिसी एज सच नहीं थी। बट हमें समझ में आया कि संगठन में शक्ति है। अगर हम एक एक महिला लड़ती रहेगी तो उसकी परेशानियां कभी सॉल्व नहीं होंगी। तो हम सब साथ में आए और हमने फिर लेटर्स लिखने शुरू किए कि इस तरह के प्रावधान महिलाओं के लिए होने चाहिए। और हमने किस चीज़ से ये लिया कि आप देखिए, जो मेडिकल कोर है और जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये प्रावधान थे। अगर आप शादी करेंगे तो आपके बच्चे होंगे, बहुत स्वाभाविक है। तो उनके लिए अगर प्रोविजंस थे तो हमारे लिए भी होने चाहिए। अल्टीमेटली वो महिलाएं तो हैं ही। लेकिन जब मेरा पहला बच्चा हुआ था तब तक मैटरनिटी लीव का प्रावधान नहीं था। तो मैंने अपनी छुट्टियों को इस तरीके से प्लान किया था कि मेरे को एनुअल लीव और कुछ फरलो लेके, फरलो इज हाफ पेड लीव, तो वो आप 4 महीने का बच्चा बड़ा कर पाओ। लेकिन ये कष्ट तो था। देखिए, बच्चे को बहुत लंबी केयर चाहिए होती है। और एज अ मदर आप इमोशनल बॉन्ड जो चाहते हो बच्चे के साथ तभी बन पाता है जब बच्चे के साथ आप हो, फर्स्ट कुछ महीनों के लिए। उसमें कष्ट था। फिर आपकी बाकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, जो हाइजीन की ज़रूरतें होती हैं। धीरे धीरे इन चीज़ों पे भी फौज ने बहुत डेलिब्रेशन किया। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? देखिए, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, वो सारे पुरुष हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वो उस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो जब तक उनको बहुत सारे थॉट्स नहीं मिलते हैं या अलग पर्सपेक्टिव्स नहीं मिलते हैं, तो शायद मुझे लगता है वो पूरा जो पिक्चर है उनको भी नहीं दिखता है। तो जब हमने ये चीज़ें उनको प्रोजेक्ट की, बताया, तो धीरे धीरे देखिए ना सिर्फ मैटरनिटी लीव आई बल्कि चाइल्ड केयर लीव भी आ गई है। तो अब जो महिलाएं फौज में आना चाहती हैं उनके लिए ऐसे बहुत से प्रोविजंस हैं कि जैसे बाहर सिविल में वो अपना काम करती हैं वैसे फौज में कर पाए। हाँ, फौज का जीवन चुनौतीपूर्ण है। और आपको कब कहाँ कितने समय के लिए जाना पड़ेगा, कहाँ आपका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, आप किस यूनिट में रहेंगी, वो सिर्फ फौज पे निर्भर करता है। आप वो चूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन दायित्व का निर्वहन करने के लिए फौज आपके लिए एक बहुत अच्छा माहौल तैयार करके देती है। हिमांशी, ये बताइए कि मातृत्व और फौज फौज की ड्यूटी बहुत कठिन होती है, इसके बीच समन्वय कैसे बैठाया जाता है? मैं बचपन से जो कहानियाँ पढ़ के बड़ी हुई हूँ उसमें एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी थी, जो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी है कि युद्ध के मैदान में अपने नव एक बालक को बांधकर, जिसकी सांसों को उन्होंने अपनी पीठ पे महसूस किया होगा, और अपने दांतों से घोड़े की लगाम पकड़ के दोनों हाथों से अगर वो तलवार चला सकती हैं तो किसी और औरत के लिए ये मुश्किल नहीं है। अगर ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज उनके बारे में ये लिख सकता है कि इतने सारे विद्रोहियों में सिर्फ एकमात्र मर्द वो थी, तो कितनी बड़ी बात है। देखिए, मातृत्व एक नेचुरल प्रोसेस है। आपके लिए ये प्रकृति का एक नेचुरल प्रोसेस है।
उसको आपको अपने काम के साथ अगर बैलेंस करना है, तो आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। गाँव में जो महिलाएँ होती हैं, जो खेतों पे जाती हैं, चारा काट के लेके आती हैं, सर पे उसको ढोती हैं, पानी कुएँ से निकालती हैं, रोटी बनाती हैं, खेतों पे भी काम करती हैं, वो भी कर सकती हैं। और वो अगर खेत में हाशिया चला रही हैं और परिवार का पेट भर रही हैं, तो हम बहुत पढ़े लिखे और सक्षम हैं। तो हमको अपनी लाइफ को उस विज़डम के साथ जीना आना चाहिए, जो किताबों से भी मिला है। और मैंने जो एक चीज़ सीखी थी कि जो काम कोई और कर सकता है, आप उसके लिए लोगों को हायर कीजिए। डू योर बेस्ट एंड डेलीगेट द रेस्ट। जैसी कहावत एक हमारे यहाँ है कि रोटी बेटी चाकरी और कुरंग को संग, अपने हाथ संवारियो लाख लोग हों संग। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने हाथ से ही करनी पड़ेंगी। आपके बच्चों की परवरिश आपको खुद करनी है, आपकी जॉब आपको खुद चलनी है। अगर आप घोड़े पे बैठे हैं, वो आपको खुद उसकी लगाम संभालनी है। तो अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं और बाकी चीज़ें आप डेलीगेट कीजिए, तो आप क्वालिटी टाइम अपने ऑफिस को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, एंड यू नेवर फील बर्नड आउट। तो मैंने शायद इस चीज़ को अपने जीवन में समाहित किया है कि जो चीज़ें मुझे लगता है बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, स्पेशली वैल्यू, एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उस पे मैंने ज़्यादा काम किया। और क्योंकि फ़ौज तो मेरे खून में बहता है और मेरे डीएनए में फ़ौज है, तो उससे तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकती थी। तो कहीं न कहीं वो बहुत सुंदर बैलेंस हो पाया। हम चाहते हैं कि आप एक संदेश, चूँकि आप एक मोटिवेटर ट्रेनर भी हैं, हमारी बेटियों, हमारी बहनों को दें, ताकि वो अपने जीवन में फ़ौज को शामिल कर सकें। देखिए, आपको सबसे पहले तो ये समझना है, ना अबला हूँ, ना बेचारी हूँ। आप वो फ़ौलाद हैं जिसमें आप अपना इतिहास उठा के देखिए, एक से एक आपको कहानियाँ मिलेंगी। आपको पीछे देख के उनसे प्रेरणा लेनी है और दूसरों के लिए रास्ता बनाना है। अगर आपने कुलई की कहानी नहीं सुनी है, तो कुलई जो शिवगंगा प्रांत है कर्नाटक में, वहाँ पर पहली महिला फ़िदायीन थी। मैं क्यों कह रही हूँ ये? कि वो अपने शरीर पर तेल डालकर अंग्रेज़ों के कोत में कूद गई थी, बारूद के घर में कूद गई थी। अगर वो इस तरह का जज़्बा रख सकती हैं देश के लिए, मातृभूमि के लिए, आप बहुत इतनी एजुकेशन आप पा रहे हो, आपको ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब मिला है। उसका इस्तेमाल अगर आप भारत को आगे बढ़ाने में करते हो, और नारी चेतना के लिए ज़रूरी है कि पढ़ी-लिखी बच्चियाँ सामने आएँ। देश में सिर्फ फौज ही नहीं, बल्कि और भी जो वर्दी वाले प्रोफेशंस हैं। देखिए, आप सरकार में अगर हैं, सरकार से मेरा मतलब है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं जो इस पूरी मशीनरी को चलाता है, तब आप दूसरों के लिए बदलाव ला सकते हैं। आप चाहे पुलिस में हों, चाहे आप जज की वर्दी पहने, चाहे आप वकील की वर्दी पहने, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप आगे आएंगी, तो आप दूसरों के लिए रास्ता तैयार करेंगी। लेकिन अगर आप खुद इसलिए पीछे रह जाएँगी कि हमें क्या लेना-देना, तो आप समाज नहीं बदल सकती हैं। समाज को बदलने के लिए आपको आगे आना होता है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप आगे आइए, उस शिक्षा का इस्तेमाल कीजिए और भारत को बेहतर बनाइए। आपके सहयोग के बिना भारत विकसित भारत नहीं बन सकता है। एक बार फिर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो फ़ौज में आपने 24 साल गुज़ारे हैं, उस समय और आज युद्ध बदल गया। पहले युद्ध जो होता था वो फ़ौज लड़ती थी, अब तकनीकी युद्ध लड़ा जा रहा है। यू हैव टू कीप पेस विद टाइम्स। आप युद्ध की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ लैंग्वेज कितनी बदल गई है। जेन ज़ी मिलेनियल्स की अगर भाषा देखें, तो भाषा भी बदल गई है। देखिए, आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। वॉरफेयर इज़ नो मोर लिमिटेड टू द मिसाइल्स एंड ड्रोन्स एंड शिप्स एंड बूट्स ऑन ग्राउंड। बूट्स ऑन ग्राउंड ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके से एआई ने दिशा बदल दी है, स्पेस ने दिशा बदल दी है, आपको पिन पॉइंट लोकेशन पता है, कहाँ से मिसाइल आ रही है। पहले तो हम फायर करते थे, एक फ्लेम जाता था और वहाँ से देखते थे कि कहाँ पे इनकी लोकेशन है। लेकिन अब तो आपको कहीं जाना ही नहीं है, आपने कमांड सेंटर देखा है, आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, कमांड सेंटर था, वहाँ से हम पता कर रहे थे कहाँ से गोला आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है। कुछ ड्रोन्स भी सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल होते थे। तो भले ही युद्ध बदल गया है, टेक्निक्स बदल गई हैं, और जो वॉर है वो सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, आपके इकोनॉमिक्स में आ गया है, आपके बैंकिंग में आ गया है, साइबर युद्ध हमेशा चला होता है। आपको
जो इन्फॉर्मेशन है उसका वॉरफेयर चलता है। हमने देखा था किस तरीके से वेस्टर्न मीडिया ने एक नरेटिव सेट किया था कि पाकिस्तान जीत गया है। तो आपको क्योंकि अवेयर आप रहेंगे तो आप हर मोर्चे पे समझ पाएंगे कि युद्ध कहाँ लड़ा जा रहा है, और उसको समझने के लिए आपका करंट अफेयर्स में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज गल्फ में वॉर चल रहा है तो मुझे पता है कि गुजरात के मोरबी में अगर टाइल्स के प्लांट हैं उन पे फ़र्क पड़ेगा, मेरे घर में जो गैस आ रही है उस पे फ़र्क पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हो सकता है मोबाइल पे साइबर अटैक कोई करने की कोशिश करे। आपका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और भारतीय सेना ने जब कारगिल का युद्ध लड़ा था तो हमें कोई सैटेलाइट इमेजेस देने को तैयार नहीं था। हमारे पास तब वो तकनीकी नहीं थी 1998 में। उस समय इज़राइल ने हमारी बहुत मदद की थी, और शायद इसीलिए हम भी कोशिश करते हैं कि इज़राइल का जब सुख दुख का समय हो तो हम साथ में रहें। लेकिन अब भारत बहुत सक्षम है। देखिए, आप ब्रह्मोस भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। आपने डिफेंस के क्षेत्र में इम्पोर्ट से ज़्यादा अब आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इनकी पहल की है। तो युद्ध बदल रहा है, युद्ध के साथ हम कदम से कदम कैसे मिला के चलें, वो भी सरकार की तरफ से। और जो ये नवाचार है आजकल, यंग बच्चे डिफेंस के लिए बहुत सारे प्रोडक्शंस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है देश सही दिशा में जा रहा है, सरकार के साथ युवा भी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और जो लैपटॉप पकड़ते हैं, देखिए महिला भी जब बेलन से ज़्यादा लैपटॉप पकड़ रही है, और हमारे बच्चे जो हल से ज़्यादा अब लैपटॉप पकड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। आपको लगता है कि युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता, हमेशा भारत शांति का पक्ष धर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि आज की जो युद्ध की परिस्थितियां हैं कभी भी कहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए भारत तैयार है? देखिए, युद्ध में वो भी मारे जाते हैं जो युद्ध नहीं चाहते हैं, युद्ध में वो भी मारे जाते हैं जो युद्ध चाहते हैं। तो युद्ध की विभीषिका जो है वो एक दावानल की तरह होती है कि एक बार लग गई, उसको बुझाने के लिए आपके पास शायद सारे विकल्प ना हो। भारत ने अभी जो 2025 में युद्ध लड़ा था, जिस तरीके से लड़ा गया था, हर मोर्चे पे लड़ा था, तो भारत सक्षम है। लेकिन अब आपको उन शत्रुओं का भी ज्ञान होना चाहिए जो छद्म भेष में हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने ये जो युद्ध है सिर्फ पाकिस्तान से लड़ा था, लेकिन युद्ध जो है हम चाइना से भी लड़ रहे थे, हम तुर्की से भी लड़ रहे थे, हम अमेरिका से भी लड़ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से इनका पाकिस्तान को किसी न किसी तरह का सहयोग देने में हाथ था। अगर वेस्टर्न मीडिया वो खबरें पब्लिश कर रहा है जो भारत के लिए ठीक नहीं है, वो गलत था। चाइनीज सैटेलाइट्स उनको कहीं ना कहीं से सर्विलेंस दे रही थी, तुर्की के ऑफिसर उस समय उनके पास थे, और ड्रोन वगैरह उन्हीं के यहाँ से वो लेते हैं मैक्सिमम। तो युद्ध का परिवेश बदल रहा है, इसीलिए हमें अपने शत्रुओं का बोध होना चाहिए, हमें अपने दोस्तों का बोध होना चाहिए। और भारत के लिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से डेली चेंज हो रही है उसको आत्मसात करें, न सिर्फ डिफेंस में बल हर उस क्षेत्र में जिससे सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि जो हमारी डे टू डे लाइफ है वो भी अफेक्ट हो रही है और युद्ध स्तर पे हो रही है, उनको भी एड्रेस करें। हिमांशी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप अपनी पूर्व की जर्नी देखती हैं, कॉलेज से लेके एक सेवानिवृत्त फौजी के रूप में, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या लगता है? किन पलों को आप याद करते हैं? मेरे लिए जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण थे वो मेरा उस दिन का निर्णय था जब मैंने फौज में आने का निर्णय लिया, क्योंकि उसने जो मेरी पिछली लगभग 28 साल की जो जर्नी है उसको शेप अप किया। क्योंकि फौज में आप टीम वर्क करते हैं, और आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आज अगर हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, हम पूरी एक टीम है। उसने मुझे टीम के साथ काम करना सिखाया, उसने मुझे काम का रिस्पेक्ट करना सिखाया, उसने मुझे डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब सिखाया। और इसीलिए जब मैंने फौज से निर्णय लिया कि अब मुझे शायद बाहर जाना चाहिए, तो सबसे अच्छी चीज़ मेरे में पेशेंस आ गई थी। एज अ मदर ऑल्सो यू नीड अ पेशेंस, और काम में भी हर चीज़ जैसा आप चाहते वैसी नहीं होती है, तो पेशेंस आ गया। तो जब इन सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, और दूसरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है संजीव जी,
फ़ौज में आपको लगातार एग्ज़ाम्स देने होते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करना होता है। तो वो भी एक चीज़ मुझे समझ में आई कि बाहर निकल कर मैं इस ग्लोरी में नहीं जी सकती हूँ कि मैं फ़ौजी थी। मुझे समय के साथ चलना होगा। और शायद सबसे बड़ी जो फ़ौज की सीख है, वो ये है, आपको समय के साथ अपने स्किल्स और अपना टू कीप पेस विद द चेंजिंग टाइम्स, वो सीखना आ जाता है। और वो शायद मुझे लगता है कि जिस तरीके का मेरा जीवन है, ईश्वर की असीम कृपा है कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, तो वो इसी कारण से है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक महिला हाथ में आधुनिक हथियार लिए है, सामने दुश्मन है, तो दुश्मन के ऊपर अटैक करना और महिला होने के नाते मातृत्व होना, एक कोमल भावनाएं होना, दोनों के बीच में समन्वय कैसे बनता है? जब आप देश के लिए लड़ रहे होते हैं, आप उस समय सैनिक होते हैं, तब आपके अंदर मातृत्व का भाव इतना रहना चाहिए जो जिनेवा कन्वेंशंस के हिसाब से लागू होता हो। लेकिन जहाँ आपके देश की अस्मिता पे खतरा है, जहाँ आप, क्योंकि आप माँ हैं या महिला हैं, आप किसी को सिर्फ इसी स्केल पे लाके छोड़ देते हैं, तो शायद आप अपनी ड्यूटी के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो मातृत्व का भाव, आपने वात्सल्य का भाव, ये सब रखने हैं। आप अगर उस शत्रु को पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, नहीं पकड़ सकते हैं तो मुझे लगता है मातृभूमि के लिए जो कुर्बानी आपको उस समय देनी चाहिए, आपको मरना और मारना दोनों आना चाहिए। हिमांशी, ये बताइए कि जो आपकी इतने वर्षों की जर्नी है, अब आप एक सिविलियन के रूप में रह रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो क्या अंतर पाते हैं? देखिए, वंस अ फौजी इज ऑलवेज अ फौजी। आप हमें फौज से निकाल सकते हैं, लेकिन आप हमारे अंदर से फौजी नहीं निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने फौज छोड़ी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप देखिए इतनी लंबी जर्नी रही, तो वो कहीं ना कहीं आप में रच बस गई हैं। वो एक आपको आदत हो जाती है। लेकिन जो मुझे सिविल में आके जो प्रेम, सम्मान और जिस तरह की मेरी रीच है, फ़ौज में वो रीच नहीं थी, क्योंकि फ़ौज में आप एक अपनी यूनिट में हैं, आप काम करते हैं, आपको एप्रिसिएशन भी मिलता है, लेकिन आपका दायरा सीमित होता है। लेकिन जब आप सिविल में आ जाते हैं, आपका दायरा असीमित हो जाता है। आप पे वो बंदिशें नहीं होती हैं जो फ़ौज में, क्योंकि आप उस वर्दी में हैं, तो आपके बहुत सारे कायदे होते हैं। आप प्रेस से इंटरैक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं सिविल में हूँ तो मैं प्रेस से इंटरैक्ट कर सकती हूँ, और कहीं न कहीं मैं अपना नैरेटिव रख सकती हूँ, मैं आपसे बात कर सकती हूँ और विचारधारा में परिवर्तन लाने की कोशिश कर सकती हूँ, और यही काम मैं लगातार कर रही हूँ। तो फ़ौज का अपना चार्म है, सिविल लाइफ़ का अपना चार्म है, दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपको दोनों का मज़ा लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अद्भुत हैं। हिमांशी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक भारत में थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष और जल सेनाध्यक्ष महिला नहीं हुए, सीडीएस भी नहीं हुआ। तो क्या आप देखती हैं कि हमारे देश को इन सर्वोच्च पदों पर भी महिलाओं को आसीन किया जाएगा? देखिए, जब आपको एक वट वृक्ष की छाया में बैठना है, तो वो वट वृक्ष एक दिन में उतना बड़ा नहीं होता है। और आपका ये सवाल बहुत ज़्यादा सुंदर इसलिए है, क्योंकि ये सवाल सबके दिमाग में होता है और शायद वो जानना भी चाहते हैं। देखिए, फ़ौज में महिलाओं को आए अभी 30 साल हुए हैं। जहाँ तक मैं आपसे मेडिकल सर्विसेज़ की बात कर रही थी, तो मेडिकल में लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनितकर हुई हैं, जिन्होंने एएमसी का नाम आगे बढ़ाया है, उनकी जनरल रही हैं। लेकिन फ़ौज में क्योंकि अभी 30 साल हुए हैं, और उसमें से भी काफ़ी समय ऐसा था जब हम स्ट्रगल कर रहे थे। सन 2022 में महिलाओं को अनुमति मिली डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में पढ़ाई करने की, और मैं बहुत लकी थी कि मैंने वहाँ पर एज अ गेस्ट फैकल्टी लेक्चर दिया है ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन, की फ़ौज और ये महिलाएं तैयार हों एक दूसरे को समझने के लिए कि जब आप कमांडिंग पोजीशंस में आ रही हैं, आपको उस तरह का रोल अगर निर्भर करना है और लोगों को लीड करना है आगे से, तो क्या आपका व्यवहार, क्या आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, क्या आपका नेतृत्व होना चाहिए। तो अगर 2022 में अगर ये काम शुरू हुआ है, तो शायद अगले 30-40 साल में हम वो वट वृक्ष देख पाएंगे
जिसका मैंने ज़िक्र किया था, समय लगेगा। देखिए अभी भी सपोर्टिंग आर्म्स में हैं, अभी भी आर्म्स में नहीं हैं। तो सीडीएस वग़ैरह बनने के लिए आपका एसेंशियली होता है कि आप फाइटिंग फॉर्मेशन से रहें, इन्फेंट्री से रहें। तो मुझे लगता है अगर कुछ समय के बाद महिलाएँ उस इन्फेंट्री में या कहीं और पेनिट्रेट कर पाएँगी अगर सरकार की पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, तो डेफ़िनिटली देखिए बात मेरिट की है और मेरिट में महिलाएँ कहीं पीछे नहीं हैं। फिज़ियोलॉजिकली येस, हम में आप में फ़र्क है। लेकिन जहाँ तक दिमाग की बात आती है, मेरिट की बात आती है, कॉम्पिटेंस की बात आती है, तो जो भारतीय महिलाओं का कॉम्पिटेंस है और स्पेशली फ़ौज में आ गई हैं, वो तो वर्ल्ड क्लास है। अगर अभी कुछ दिन पहले एक बलिदान जो पैरा का होता है, वो एक एएमसी ऑफ़िसर ने वो बैच लिया है। तो कहीं न कहीं रास्ता तैयार हो रहा है लेकिन समय लगेगा। देखिए पगडंडी से अगर आपको 8 लेन का हाईवे बनाना है तो आपको कुछ समय इंतज़ार करना होगा। द फर्स्ट टॉक का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है रैपिड फायर। अब हम हिमांशी जी के पास पहुंचते हैं रैपिड फायर लेके। मैडम ये बताइए कि भारतीय फौज को आप किस स्थान पर देखती हैं दुनिया में? सर्वश्रेष्ठ, सबसे डिसिप्लिन फ़ौज है, बड़ी फ़ौज है और समय के साथ चलने वाली फ़ौज है। भारतीय सेना में महिलाओं की क्या स्थिति है और क्या लड़कियों को फौज में जाना चाहिए? बिल्कुल, विश्व पटल पे महिलाएँ हैं और हमारे कितने ऑल वुमेन कंटिजेंट भी बाहर जाते हैं और मुझे लगता है कि अगर इस प्रोफ़ेशन में आप आती हैं, तो न सिर्फ़ आप अपना सिर सम्मान से ऊपर करती हैं, आप बहुतों के लिए प्रेरणा बनती हैं, तो आपको आना चाहिए। अग्निवीर में महिलाओं की क्या स्थिति है और क्या अग्निवीर के लिए महिलाओं को जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि आप अगर उनके साथ आप उनका काम करने का जज़्बा देखेंगे, मैंने देखा है, वो इतना बढ़िया काम करती हैं और इतनी एफ़िशिएंट हैं। उनका जो टेम्परामेंट आप देखिए, जिस तरीके से चीज़ें हैंडल करती हैं, जिस तरीके से रेगुलेट करती हैं, मुझे लगता है कि वो हम सब के लिए एग्ज़ाम्पल है। फौज में रहते हुए परिवार को क्या परेशानियां? आप उनके लिए उपलब्ध फ़िज़िकली नहीं हो पाते हैं, लेकिन हाँ, मेंटली आप रह सकते हैं और मोबाइल से कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। कितना गर्व होता है जब आप समाज में पहुंचते हैं हमारी फौज की वर्दी लेके। उससे बेहतर कोई फ़ीलिंग नहीं हो सकती और उसको शब्द में बयान नहीं कर सकते। जब सामने हमारा दुश्मन होता है तो डर लगता है। डर सच्चाई है, लेकिन डर के आगे ही जीत है। आपको वो हिम्मत रखनी होगी और वो साहस अपने अंदर पैदा करना होगा कि डर पीछे छूट जाए और सिर्फ़ विजय आपको दिखाई दे। क्या कहना चाहती हैं आप हमारी लड़कियों के लिए? इतना उड़ो और इतना बदलो समाज को कि कल अगर कोई और बेटी बाहर आनी चाह रही है, तो उसको सोचना ना पड़े कि मैं बाहर जाऊँ या ना जाऊँ। उतना उसको विस्तृत आकाश और उतना सम्मान आपकी वजह से मिलना चाहिए। आपने तो सारे परिवर्तन देखे हैं उस समय जब आप फौज में गई थी और आज 2026 में लड़कियों में फौज में जाने का कितना वो शुरू हुआ है प्रेरणा? बहुत जज़्बा है, बहुत हिम्मत है, बहुत अवेयरनेस है और आज की जो बच्चियाँ हैं, दे कैन रेगुलेट देयर इमोशंस, दे कैन चूज़ एन एम, गोल एंड दे कैन रीच देयर। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। हिमांशी जी, आप कोई संदेश देना चाहती हैं हमारे देश को? देश सिर्फ़ एक भूमि का हिस्सा नहीं है, वो एक चेतना है और वो चेतना अगर अपने आप में आप जीवित रखेंगे, तो भारत का भविष्य स्वर्णिम होगा। ये ज़रूरी है कि आप अपना बेस्ट दें। अगर आप अपना बेस्ट देते हैं, तो परिवार बेस्ट होगा तो आपका राष्ट्र बेस्ट होगा। आपको आगे आने की ज़रूरत है और इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि अगर राष्ट्र सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित हैं। समाज तेज़ी से बदल रहा है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है हम सबका मिल के साथ में इस समाज को उस दिशा में ले जाना जहाँ से भारत की जय जयकार हो और हम गर्व से कहें वंदे मातरम। तो हिमांशी जी, आपने हमें इतना समय दिया, इतनी ज्ञानवर्धक बातें की, हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को प्रेरित किया, फौज के बारे में इतना गहराई से बताया जो शायद हम लोग नहीं जानते थे। तो हम द फर्स्ट टॉक की पूरी टीम की ओर से आपके आभारी हैं। आप भी याद रखिए, आपकी बेटी या आपकी बहन फौज में जाना चाहती है तो उसे प्रेरित कीजिए। और बेटियों, यदि आप फौज में जाना चाहती हूं तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। जैसा हिमांशी जी ने बताया कि इससे ज्यादा गर्व का कोई प्रोफेशन, कोई
जॉब नहीं हो सकता। इसीलिए आप ज़रूर अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी को इस बात के लिए प्रेरित करें और बताएं कि फौज आपके लिए सूटेबल है और आप देश की रक्षा के लिए आगे जाना चाहती हो। हम शनिवार को शाम 6 बजे आपसे मिलने आते हैं। एक बार फिर द फर्स्ट टॉक अगले शनिवार को शाम 6 बजे आपके मोबाइल पर होगा। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉरवर्ड कीजिए ताकि देश की बेटियां सेना के लिए आगे आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।